कक्षा 11 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 और दूसरा अध्याय है। आज हमें अध्ययन करना है द्वितीय आंकड़ों के संग्रह के स्रोत। कल मैंने आपको बताया था आंकड़े जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं उनका जो संग्रह करने का स्रोत है वो डायरेक्ट रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति जो क्या करता है उन आंकड़ों को एकत्र करता है। और जो द्वितीय आंकड़े संग्रह करने के स्रोत हैं, द्वितीय आंकड़े में मैंने आपको बताया द्वितीय जो आंकड़ा होता है ये डायरेक्ट जो है एकत्र नहीं किया जाता, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तो वही हमको देखना है द्वितीय आंकड़ों के संग्रह के स्रोत, द्वितीय आंकड़े कैसे जो है इनको एकत्र किया जाता है। तो आप ये देखिए, पहला नंबर है सरकारी प्रकाशन। जैसे मान लीजिए सरकारी गजट, गवर्नमेंट जो गजट पास पेश करती है तो उसमें हमें आंकड़े मिल जाते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का जो प्रकाशन होता है, पब्लिश करते हैं, कोई आंकड़े भेजते हैं तो उससे हमको आंकड़ा मिल जाता है। समितियों और आयोगों के द्वारा प्रतिवेदन, जो समिति होती है या जो कमीशन होता है वो जो रिपोर्ट देते हैं तो वो भी एक प्रकार का हमारा आंकड़ा संग्रह का स्रोत है। अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं वही प्रकाशित करती हैं, उनसे भी हमें आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। व्यापारिक संस्थाओं और परिषदों द्वारा जो प्रकाशन होता है वो भी हमको जो है प्राप्त हो जाता है। विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों के शोध कार्य, वे जो है शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, आंकड़े प्राप्त करते हैं तो उससे भी हमें प्राप्त हो जाता है। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हमें आंकड़े मिल जाते हैं। बाजार समाचार जो होता है उससे हमें बाजार से संबंधित सूचनाएं, आंकड़े मिल जाते हैं व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता द्वारा। तो इस तरह से देखिए, जो द्वितीय आंकड़े हैं वो द्वितीय आंकड़ा पहले से बना हुआ है तो वो हमें किसी न किसी के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। ये होता है द्वितीय आंकड़े संग्रह करने के स्रोत। लेकिन प्राथमिक जो आंकड़ा होता है वो पहले से संग्रहित नहीं होते हैं, बल्कि किसी न किसी के द्वारा वो जो है एकत्र जाके किया जाता है। जैसे मैं जाके कोई आंकड़े प्राप्त करूं या मैं खुद जाके स्वयं उसको एकत्र करूं तो वो होता है प्राथमिक आंकड़ा। और जो है प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, मतलब वो प्रत्यक्ष आंकड़ा भी कहते हैं। द्वितीय आंकड़ा जो होता है ये आंकड़ा पहले से संग्रहित होता है, पहले से एक कलेक्ट होता है तो उसको हम जो है किसी न किसी संस्थाओं या के माध्यम से उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो द्वितीय आंकड़े और प्राथमिक आंकड़ों में ये अंतर होता है। प्राथमिक आंकड़ा जो है पहले से एकत्र नहीं होता है, उसको जो है प्रत्यक्ष रूप से एकत्र करना पड़ता है। और द्वितीय जो आंकड़ा होता है वो जो है पहले से जो है एकत्रित होता है, उसको केवल हमें उस आंकड़े को लेना होता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। द्वितीय आंकड़ों के दो अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत की जनगणना, जो भारत की जनगणना है, देखिए भारत की जब जनगणना होती है तो जनगणना क्या होता है, सरकार उसको क्या करती है, जो है प्रकाशित करती है तो हमको जनगणना का जो आंकड़ा है वो हमको मिल जाता है। और दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के लिए रिपोर्ट और प्रकाशन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए ये जो संगठन की रिपोर्ट और प्रकाशन होता है तो ये भी जो है क्या है, द्वितीय आंकड़ों के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो अब इसमें कुछ अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण शब्दावली दी हुई है जिसको हम जो है निश्चित रूप से जानने का प्रयास करेंगे, तभी ये जब चैप्टर है वो हमें पूरी तरह से हमारे समझ में आ पाएगा। तो ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली जानना अत्यंत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर मतलब जांचकर्ता, जो जांच करने वाला होता है, निरीक्षण करने वाला होता है तो वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है। अन्वेषक वह व्यक्ति अथवा एजेंसी होता है जिसके द्वारा सांख्यिकी जांच की जाती है। तो जांच करने वाला जो होता है, सांख्यिकी जांच मतलब जो उसकी जो गणना होती है, जो चीज़ उसकी जांच करता है, इन्वेस्टिगेटर होता है। दूसरा परगणक, एनुमेरेटर। परगणक वे व्यक्ति होते हैं जिनको उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया मिलने के बाद प्रश्नावली भरने के लिए नियुक्त किया जाता है। परगणक होते हैं, ये परगणक क्या करते हैं, परगणक जो है डोर टू डोर जाते हैं, उनके पास एक प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली का मतलब होता है बहुत सारे उसमें जो है उस जो सूची होती है उस सूची में बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं। तो उन पॉइंट को क्या करता है, जो है परगणक होता है वो जब किसी जाता है तो क्या करता है, घर के जो मुखिया होते हैं उन मुखिया से बहुत सारे प्रश्न करता है। तो प्रश्न जो का उत्तर देता है वो उत्तरदाता होता है। तो उत्तरदाता जिस तरह का उत्तर देता है वैसा ही वो परगणक क्या करता है, प्रश्नावली में भर देता है। जैसे तुम्हारे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक परिवार में गया, मैं परगणक हूँ, मैं एक परिवार में गया, मैंने पूछा तुम्हारे जो है परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल, एक तो सवाल ये हो गया, उत्तरदाता देगा, मैंने नोट कर लिया। इसमें मुखिया कौन है, मैंने ये नोट कर लिया। कितने पुरुष हैं,
और कितनी महिला हैं ये मैंने नोट कर लिया। इसमें कितने लोग जो है कितना पढ़े लिखे हैं उन सब का अलग अलग से मैंने नोट कर लिया। कितने एरिया में मकान बना हुआ मैंने ये नोट लिया। कितनी ज़मीन है मैंने ये नोट कर लिया। कितनी बिजली की लाइट है या नहीं मैंने नोट कर लिया। मोबाइल है या नहीं, तो टेलीविज़न, ये बहुत सारे सवाल हैं जो प्रश्नावली के माध्यम से परगणक क्या करता है वो जाके पूछता है, और सारी जो है प्रश्नावली क्या करता है, उत्तरदाता जितने भी सवालों का उत्तर देता है उसको अपनी प्रश्नावली में इनपुट कर देता है, वो भर देता है। तो ये होता है परगणक। प्रतिवादी रिस्पोंडेंट, प्रतिवादी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिससे अन्वेषक सांख्यिकी जानकारी एकत्रित कर। रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट मतलब जिसका उत्तरदायित्व है, जो उत्तरदायी होता है। प्रतिवादी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिससे अन्वेषक सांख्यिकी जानकारी, जो अन्वेषक होता है क्या करता है, वो तो जांच करता है, लेकिन जांच कब करेगा, जब वो आंकड़े प्राप्त करेगा। जो सांख्यिकी जो है आंकड़े होते हैं, आंकड़े वो जो पाएगा जांच तो तभी करेगा, तो जिससे वो प्राप्त करता है वो जो है क्या होता है, वो प्रतिवादी होता है, रिस्पोंडेंट होता है, जो उसका उत्तरदायी जिसके ऊपर होता है। अच्छा, जनसंख्या पॉपुलेशन, अन्वेषक जिन व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र करता है वे उसकी जांच की जनसंख्या होती है। मतलब जिन व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र करता है वो जो है अन्वेषक, वे उसकी जांच की जनसंख्या होती है। मतलब कितने लोग हैं उसमें, जो उसकी जांच कर रहा है तो उसमें कितने लोग हैं, वो उसकी जनसंख्या होती है। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श मतलब सैंपल होता है। सैंपल आपने पहले भी सुना होगा। प्रतिदर्श समष्टि की इकाइयों का वाहन है जो पूर्ण समष्टि के अध्ययन के लिए चुना जाता है, इसे हम समष्टि का उपसमुच्चय भी कहते हैं। प्रतिदर्श सैंपल आपने सुना होगा। सैंपल जो क्या है, समष्टि इकाइयाँ। समष्टि क्या है, समष्टि मतलब होता है संपूर्ण। समष्टि जो अर्थात हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, मतलब पूरे देश की जो किसी भी इकाई का अध्ययन करते हैं तो पूरे देश का एक साथ, जैसे राष्ट्रीय आय है, वो राष्ट्रीय आय संपूर्ण आय है, जो है जो कुल मांग है, देश की कुल मांग है, देश की कुल आय है, तो ये क्या है, समष्टि है ना। तो प्रतिदर्श का मतलब उसमें से जो समष्टि है, समष्टि में से छोटी इकाई का हम थोड़े से का अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं, उसको प्रतिदर्श कहते हैं। प्रतिदर्श में जैसे मान लीजिए अगर कोई गांव है कि किसी गांव में अगर मैं गया और उस गांव में 200 घर हैं, तो 200 घर का अगर मुझे अध्ययन करना है कि वहाँ साक्षरता कितनी है, मैं 200 घर नहीं गया बल्कि मैं 200 में से 30 घर मैं जाता हूँ, 30 घर के मैं जो है आंकड़े एकत्र करता हूँ। तो 30 घर के आंकड़े के आधार पर मैं एक एवरेज निकाल लेता हूँ उसमें से कि कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर साक्षर हैं। तो मतलब पूरे गांव का अध्ययन न करके गांव के कुछ हिस्से का मैंने अध्ययन कर लिया, तो उसी से मैंने एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाल लिया। तो वो क्या हो गया, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब सैंपल होता है। सैंपल का मतलब एक ही होता है, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर जब दवा लेके आता है तो सैंपल के रूप में एक दवा दे देता है, सारी थोड़ी ले आता है, वो सैंपल दिखाता है। तो सैंपल का मतलब संपूर्ण भाग का छोटा सा हिस्सा, वही होता है प्रतिदर्श। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। सर्वे आपने देखा। जनगणना है वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, उसे जनगणना अथवा पूर्ण गणना कहा जाता है। जनगणना में क्या होता है, जनगणना में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि टोटल जनसंख्या कितनी है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं। तो ये जो है जनसंख्या का घनत्व कितना है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, तो ये बहुत सारे जो है जो आंकड़े होते हैं वो जनगणना कही जाए। जनगणना में बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। किसी समष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी व्यक्ति तथा इकाइयाँ मध्य आती हैं जिन्हें कुछ विशेषताओं का समूह होता है। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। आंतरिक स्रोत, जब संस्था के भीतर से एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है तो इस आंकड़ों का आंतरिक स्रोत कहते हैं। जब संस्था के भीतर से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इंटरनल सोर्स है, बाह्य स्रोत है, जब संस्था के बाहर एकत्रित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जब संस्था के बाहर जाकर विभिन्न स्रोतों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तो बाह्य स्रोत होते हैं। और लास्ट में पॉइंट हमारा है शेड्यूल या अनुसूची। यह प्रश्नों की वह सूची है जिसे परगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करने पर भरा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो परगणक होता है उसके पास एक अनुसूची होती है और प्रश्नावली के द्वारा क्या करता है, उस अनुसूची को भरता है। परगणक जब किसी परिवार के मुखिया से क्या करता है, 10 सवाल करता है तो 10 सवाल के उसके पास सूची होती है, उसी सूची में उन सवालों की जो उत्तर देता है उसको भरता है। तो जो भरता है वो क्या होती है, एक अनुसूची होती है, शेड्यूल होता है, एक सारणी होती है।
तो इस तरह से देखिए ये जो अर्थशास्त्र में है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये बिंदु आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो क्योंकि जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आप जो है इसमें मैंने दे भी दिया है स्क्रीनशॉट के माध्यम से, इसे आप लिख भी सकते हैं और मैंने जो बताया है उसको आप जो है वीडियो देख सकते हैं, वीडियो से सुन भी सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करें, ये आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो जो है उसमें आपको बताई जाएगी।